नमस्कार, आज हम समझेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य पूरी तरह लोकतंत्रात्मक नहीं था। यह एक राजतंत्र था जहां राजा की सत्ता सबसे ऊपर होती थी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसे तत्व जरूरी थे जो लोकतंत्र जैसी सोच को दिखाते थे। आइए यहाँ समझते हैं। गुप्त काल में चुनाव भी नहीं होते थे, सीधे राजा को चुन लिया जाता था। कई राजा हुए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और आज हम इनके कालों के बारे में समझेंगे कि इन्होंने कहां से कहां तक राज किया था। तो आइए चलते हैं। गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ था? भारत छिन्न भिन्न हो गया था। कोई एक ऐसा राजा नहीं मिल रहा था जो भारत को एकता के सूत्र में बांध सके। तो ऐसे में 3 महाराजवंश हुए। वो राजवंश कौन कौन से थे? और वो मध्य प्रदेश में हुए। भारत का बीच में जो राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश, उसमें हुए थे। वो कौन कौन से राजा थे? पश्चिम भाग में नागशक्ति, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में नागशक्ति हुए, दक्षिण में वकटक हुए और पूर्वी भाग में गुप्त साम्राज्य हुआ। भारत में 8वीं किसे कहते थे? वनों को कहते थे। भारत में वन बहुत ज्यादा होते थे। जब वन होते थे तो उन्हीं को काट कर तो रास्ता बनाया जाता था, तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ था, वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर भाग है और उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है, यही गुप्त वंश के पास था उस समय में, क्योंकि जंगल वन बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस समय में। गुप्त वंश का जब उदय हुआ था वो 3री शताब्दी में उदय हुआ था। प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में यह शुरू हुआ था सबसे पहले। अगर हम बात करें तो गुप्त राज्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही फैला हुआ था। अगर मुद्राएं की बात करें या अभिलेखों की बात करें, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही मिलती है। दूसरे और गुप्त लोग जो थे वो कुषाणों के सामंत थे उस समय में। जैसे ही कुषाणों का पतन हुआ वैसे ही गुप्त वंश का उदय हुआ। अब हम बात करते हैं गुप्त वंश का सबसे पहला राजा कौन था? वो था सिरिगुप्त 240 ईस्वी पूर्व। इसका समय अवधि की अगर हम बात करें किस समय से किस समय तक यह रहा था, तो यह 240 ईस्वी से 280 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ठीक है। एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था, इत्सिंग नाम था उसका। अनुसार हम बात करते हैं कि सिरिगुप्त ने पाटलिपुत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर सिरिगुप्त की बात करें तो उसका जो उत्तराधिकारी था घटोत्कच नाम का व्यक्ति था, जिसने 280 से 319 तक राज किया। तो इस प्रकार से जो घटोत्कच था उसका भी वो भी चला गया, मतलब उसकी भी डेथ हो गई। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम सत्ता में आया और उसके बारे में कुछ बातें यहाँ समझते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम, उसका राज कब से कब तक रहा था? 319 से 335 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। यही वास्तविक शासक था वहां का। जो सबसे महान सम्राट जो बने थे गुप्त साम्राज्य के, तो वो यही थे, चंद्रगुप्त प्रथम। जब इसका राज्याभिषेक हो गया था उस समय में इसे महाराजाधिराज की उपाधि मिल गई थी और लिच्छवी वंश के शासक की पुत्री कुमार देवी से इसका विवाह हो गया था। समुद्रगुप्त सत्ता में आए और उनका कार्यकाल कौन सा रहा था? 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। जो समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। जो समुद्रगुप्त थे यह सबसे महान साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी राजा हुए थे जो समुद्रगुप्त थे। इसने 9 राजाओं को पराजित किया था और दक्षिण भारत के भी 12 राजाओं को इसने समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। और ये जो नीति थी साम्राज्यवाद की, इसको क्या कहा जाता था? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह।
जो साम्राज्यवाद की नीति समुद्रगुप्त की रही थी, दूर दूर तक उसने आक्रमण करके सभी राज्यों को अपने में विलय कर लिया, तो उस नीति को उस समय में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति कहा गया था। ठीक है, आगे समझते हैं। इसने क्या किया था, श्रीलंका सहित बहुत से विदेशों को भी इसने पराजित किया था उस समय में, और उनसे कर वसूला करते थे। इसने क्या किया, संपूर्ण भारत को विजित कर लिया था, विजय कर लिया था। मतलब कि विशेष सीमत ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ आक्रमणकारी राजा रहे हैं, ये संगीतज्ञ भी था, संगीत भी जानते थे ये, और विद्या संरक्षण का काम भी इसको आता था। यानी कि ज्ञान विज्ञान की बातें ये बहुत करते थे, बहुत समझ थी इनकी। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र इसी ने, समुद्रगुप्त ने ही छपवाए थे, और इसी ने ही कविराज एवं भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इसने बहुत से सिक्कों का प्रचलन भी किया था, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी इसको बहुत सी जानकारी थी कि अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है। अब बात करते हैं हरिसेन की। हरिसेन इसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में एक दरबारी कवि था। इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रस्ती मिलती है, उसमें इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। ये जो रचना थी प्रयाग प्रस्ती, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और ये जो अशोक था, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, उसके जो स्तंभ होते थे उन पर उत्कीर्णी थी, यानी लिखी हुई थी। ऐसा भी माना गया है कि जो समुद्रगुप्त थे वो विष्णु के उपासक थे, लेकिन इन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को भी संरक्षण दिया था। बातें भी समझी जा सकती हैं, जैसे कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन बोध गया में मंदिर बनाने की अनुमति भी समुद्रगुप्त ने मांगी थी, ऐसा माना गया है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात करते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। पढ़ाई करा करो और समझे करो इन बातों को। आप लोग अगर कोई नाचने गाने वाली वीडियो होती है ना, आप भर भर के लाइक कर देते हो, लेकिन अगर स्टडी की बात आए तो सभी छोड़ के भाग जाते हो। आगे समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक राज किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा है यह। आगे समझते हैं। यही समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना आगे जाकर के, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही शकों को सबसे पहले पराजित किया था। 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत भी इसने लागू किया था, और विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण कर ली थी। देवगुप्त, देवराज, देव श्री विक्रम और श्री भागवत और श्री परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रभावती था। इसका विवाह भी इसने वकटक नरेश रुद्रसेन से किया। इसी तरह समझना है गुप्त साम्राज्य कब शुरू हुआ था, कब तक चला, ये सब इसी में समझेंगे। आगे जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो उसकी मुद्राओं की बात करें तो वो रजत मुद्राएं थी। इनका वजन पता कितना था? 30 से 33 ग्रेन की ये मुद्राएं रही हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही महरौली, पहले दिल्ली को बोलते थे, उसी में एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसको धातु विज्ञान की बहुत बड़ी परख थी, समझते थे, क्योंकि जो ये लौह स्तंभ बनवाया है वो आज तक ऐसा ही खड़ा है। इस लौह धातु को जंग नहीं लगती है, ये भी जानते होंगे। जो महरौली में, दिल्ली में जो स्तंभ खड़ा हुआ है, को जंग नहीं लगती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी फयान, जो कि एक चीनी यात्री था, वो भी भारत में आया था, जिसने यहीं पर शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की थी और यहीं पर रहने भी लगा था। और चंद्रगुप्त के काल में नवरत्न हुए हैं। उन नवरत्न के बारे में बताती हूँ मैं आपको, मतलब लेखककार भी थे, उनके बारे में बताती हूँ कौन कौन से नवरत्न थे। सबसे पहले तो कालिदास की बात करते हैं। एक महाकवि था, इसने कई पुस्तकों की रचना की थी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह। एक अमर सिंह थे दूसरे नंबर पे। अमर सिंह जो थे वो कोशकार थे, कोशकार। ठीक। तीसरे घटक पर थे, ये कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? मतलब कूटनीतिकार थे। चौथा कौन था? धनवंतरी। ये एक चिकित्सक थे, यानी कि जैसे डॉक्टर होते हैं, राजा वगैरह बीमार हो जाते हैं तो उनको दवाई या जड़ी बूटी देने का ये काम करते थे। आज की तरह डॉक्टर नहीं होते थे उस समय में, जंगलों से ही कोई जड़ी बूटी ले आते थे, उसी से ये करते थे गुजारा अपना। कुछ न कुछ जड़ी बूटियों को मसल कर या
कूट कर खा लेते थे, उसी से ये ठीक हो जाते थे उस समय में। एक वराहमिहिर थे, ये ज्योतिष थे, खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं हम इसको। वर रुचि भी थे, ये व्याकरण के ज्ञाता थे। व्याकरण मतलब जिस तरह कोई भी ग्रंथ लिखना हो या कुछ भी हो, उसमें व्याकरण किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होते हैं ना, इस तरह व्याकरण बनाने में ये माहिर थे। एक वेताल भट्ट थे, एक जादूगर थे, एक शंकु थे, ये वास्तुकार थे। जैसे कोई महल वगैरह बनाना हो ना, तो उसमें ये काम करते थे। यानी कि जो भी शैली बनानी हो, उन पे मकानों पे कुछ भी। एक क्षपणक थे, क्या काम था, ये भी ज्योतिषी थे। इस प्रकार से 9 महारत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और अगर माने तो जो कालिदास है उसे भारत शेक्सपियर कहा जाता था। जिस तरह शेक्सपियर थे, तो इसी तरह ये भारत का शेक्सपियर था। कालिदास ने कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रम मौर्य और मालविका अग्निमित्र, और अभिज्ञान शकुंतलम भी इसने लिखी थी। दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कहानी के बारे में लिखा था। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसका अनुवाद किया गया दूसरी भाषाओं में भी। इसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि अनुवाद किया गया दूसरी भाषाओं में भी इसकी पुस्तकें लिखी गई हैं। कालिदास के जितने भी मतलब ये ग्रंथ जो उन्होंने लिखे थे, और जो पंचतंत्र की कहानियां आप सुनते हैं, ये भी उसी समय में लिखी गई थी। इसके लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। अगर हम बात करें तो उस समय में पढ़ाई कहाँ होती थी, स्टडी कहाँ होती थी, जिस तरह आज स्टडी करते हैं, पाटलिपुत्र में होती थी, जो कि बिहार में पड़ता है, और उज्जैनी में होती थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया था।